नमस्कार। आप सभी का पुनः एक बार राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आप सब लोगों को पुनः इस चैनल के माध्यम से जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमारे द्वारा जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा और महत्वपूर्ण बातों को जाना कि निदेशक कौन होते हैं और निदेशकों की कंपनी में क्या हैसियत होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी के जो निदेशक हैं, चूँकि कंपनी हाड़ मास का पुतला नहीं है और विधिक दृष्टि में उसका अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए उसको जीवित मनुष्यों की आवश्यकता होती है। तो ये सब कार्य कंपनी के निदेशकों के द्वारा, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वे कंपनी के अधीन रह कर के काम करते हैं, कंपनी के विधान के अनुसार काम करते हैं, लेकिन वो कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की थी और इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि निदेशकों की स्थिति क्या है, कंपनी में उनकी क्या भूमिका होती है। हमने देखा कि जो निदेशक हैं वो अभिकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं। उनकी जो परिस्थिति है उसके संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये निर्णीत किया गया है कि निदेशक अभिकर्ता के तौर पर भी कंपनी में काम करते हैं। इस तरह निदेशकों के संबंध में ये भी मान लिया जाता है कि निदेशक न्यासी के तौर पर कार्य करते हैं। न्यास अधिनियम के जो प्रावधान निदेशकों पर लागू नहीं होते, लेकिन फिर भी एक तरह से कंपनी के निदेशकों को कंपनी का ट्रस्टी माना जाता है और ट्रस्टी के मानते हुए जो कंपनी और ट्रस्टी में जो संबंध होता है, जो ट्रस्टी और ट्रस्ट में जो संबंध होता है, इसी प्रकार निदेशक और कंपनी में संबंध होता है। इसके साथ ही आज हम जो विस्तृत जो चर्चा करेंगे उसमें है निदेशकों की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द डायरेक्टर, कि निदेशकों की क्या शक्तियाँ होती हैं, निदेशक किन किन शक्तियों का प्रयोग जो है निदेशकों के द्वारा किया जा सकता है। तो जो कंपनी अधिनियम है, उस कंपनी अधिनियम की धारा 179 में कहती है कि कंपनी के निदेशकों को वो सारी शक्ति प्राप्त होती है जो कि कंपनी को प्राप्त है। अर्थात जो कंपनी को जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां निदेशकों को भी प्राप्त हैं। मतलब कंपनी का एक तरह से सारा कामकाज, कंपनी के जो सारे कार्यकलाप वो निदेशकों के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए कंपनी को जो शक्तियां मिली हुई हैं कंपनी अधिनियम के तहत, वो सारी शक्तियां भी निदेशकों के को प्राप्त हैं। निदेशक उन शक्तियों का प्रयोग कंपनी के लिए उनके द्वारा किया जाता है। कंपनी के जो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जो दो महत्वपूर्ण कंपनी के दस्तावेज हैं, एक तरह से कंपनी का पूरा लेखा जोखा
संगम ज्ञापन में होता है और किस तरह से कंपनी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगी, उसकी आंतरिक कार्यप्रणाली किस प्रकार होगी, ये सब संगम अनुच्छेदों में दिया गया होता है। तो जो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में जो शक्तियाँ कंपनी को दी गई हैं, कंपनी को प्राप्त हैं, वे सब की सब का प्रयोग कंपनी के निदेशकों के द्वारा किया जाता है। कंपनी के निदेशक उन सर्व शक्तियों को प्राप्त सर्वशक्तियों 179 में बतलाया गया है। कंपनी के निदेशक कब तक किसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तो इसके संबंध में ये है कि जब तक वो कंपनी के निदेशक के तौर पर बने हुए हैं, कंपनी के निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, वो तब तक उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उन पर निम्नलिखित सीमाएं भी हैं। कोई भी अधिकार है वो पूर्ण अधिकार नहीं होता है, पूर्ण शक्तियां भी नहीं होती। निदेशक कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में नहीं दिया गया हो। केवल अंशधारक ही जिनका प्रयोग कर सकते हैं, उन कार्यों को कंपनी के निदेशकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अन्य जो नियम, जो कानून, जो कि कंपनी अधिनियम के साथ हैं, जो गाइडलाइंस हैं सेबी की, अन्य संस्थाओं की, उसमें यदि किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान दिया गया है जिस पर कि कंपनी के डायरेक्टर्स को वो कार्य करने से रोका गया है, तो ऐसा कार्य भी कंपनी के निदेशकों के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इसको यदि हम अलग अलग कानूनी उपबंधों के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि धारा 179 के अनुसार निदेशकों की निम्नलिखित शक्तियां केवल निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा ही की जा सकती हैं। सिंगल निदेशक इसको कार्य में नहीं ला सकता। ये निदेशक बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रस्ताव पर ही निम्नलिखित कार्यों को, जो कि हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित बातों को या आने वाली बातों को वो तभी कर सकते हैं निदेशक, जबकि निदेशकों के बोर्ड के द्वारा ऐसा कार्य करने को उनको परमिट किया गया हो, उनको अनुमति प्रदान की गई हो। पहली बात, शेयर धारकों से उनके शेयरों पर देय धनराशि की मांग करना। जो निदेशक हैं, वो निदेशक बोर्ड यदि परमिट करता है तभी इन कामों को कर सकता है। तो जो डिमांड है, एप्लीकेशन, फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, इस तरह से जो शेयर्स पर जो मांग की जाती है करते हैं, लेकिन निदेशक कब करेंगे, ये सब बातें वो हैं जो कि निदेशक बोर्ड की सहमति से ही निदेशकों के द्वारा की जा सकती हैं। नंबर 2 है इसमें धारा 68 के अधीन प्रतिभूतियां क्रय करना, क्रय द्वारा वापस लेने को प्राधिकृत करना। प्रतिभूतियां क्रय द्वारा वापस करने का जो शक्ति है, उसको भी निदेशक के द्वारा काम में लाया जा सकता है। भारत में या भारत के बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियां निगमित करना। डिबेंचर, ऋण पत्र जिनको हम कहते हैं, भारत में या भारत के बाहर प्रतिभूतियों सहित यदि कोई निर्गमन है तो वो भी जो है इस तरह के डायरेक्टर्स के द्वारा, निदेशकों के द्वारा ही किए जाएंगे। धनराशि का उधार लेना। कंपनी के लिए यदि कोई धनराशि की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो उधार लेने की जो क्षमता है, उस उधार लेने की क्षमता के संदर्भ में निदेशक बैंकों से, अन्य वित्तीय संस्थानों से कंपनी के लिए धन का बंदोबस्त करेंगे, धन उधार उनके द्वारा लिया जाए। उधार मंजूर करना तथा प्रतिभूतियां देना या उधार के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना। केवल उधार लेना ही नहीं, उधार मंजूर भी करना। यदि कंपनी किसी अन्य कंपनी को ऋण दे रही है, किसी संस्थान को ऋण दे रही है, तो उसकी भी मंजूरी जो है निदेशकों के द्वारा होनी चाहिए।
वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन भी निदेशकों के द्वारा किया जाएगा। किसी कंपनी को ग्रहण का मतलब उसको टेक ओवर करना, या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण या सारभूत साझेदारी अर्जित करना। किसी कंपनी को खरीद लिया है या उसमें कोई महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर वो काम कर रहे हैं, उसके अंशों को क्रय कर रहे हैं, तो इन सबकी भी परमिशन निदेशक बोर्ड के द्वारा दिए जाने पर निदेशकों के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएं वो भी निदेशकों के द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग में काम में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और शक्तियां भी हैं जिनका प्रयोग निदेशक बोर्ड के द्वारा अधिवेशन जो होगा उस अधिवेशन द्वारा ही हो सकता है। यानी कि शक्ति निदेशक में यदि कोई निदेशक की कोई रिक्ति है, पद की कोई रिक्ति है, तो अधिवेशन के माध्यम से उसको धारा 161 के तहत उसकी भरपाई की जाएगी, निदेशकों के द्वारा की जाएगी, लेकिन अधिवेशन के माध्यम से वो की जाएगी। नंबर 2, किसी निदेशक के साथ कंपनी की संविदा के लिए सहमति देना। यदि कोई निदेशक और कंपनी में कोई संविदा होने वाली है तो उसकी भी सहमति निदेशक बोर्ड अधिवेशन के माध्यम से ही कर सकता है, धारा 188। नंबर 3, किसी निदेशक द्वारा कंपनी के संव्यवहार में हित के प्रकटीकरण की सूचना अधिग्रहण करना, धारा 184। कोई हित का संव्यवहार है कंपनी के साथ किया गया है तो उसकी यदि सूचना है तो वो भी जो है अधिवेशन के माध्यम से ही की जाएगी। किसी प्रबंध निदेशक या प्रबंधक को किसी अन्य कंपनी में व्यवसायी पद ग्रहण करने के लिए निदेशकों की एक मत सहमति किसी अन्य पद वहाँ दिया जाता है, यदि वो कंपनी अधिनियम इसके संबंध में अनुमति प्रदान करता है तो उसकी भी सहमति अधिवेशन के माध्यम से निदेशकों के द्वारा प्रदान की जाएगी। शोधन क्षमता की घोषणा करना, धारा 305। कंपनी की क्या शोधन क्षमता है, कितने ऋणों का वो भुगतान कर सकती है, इसके संबंध में भी निदेशक बोर्ड के अधिवेशन के माध्यम से धारा 305 के तहत निदेशक जो है शक्तियां हैं कि वो उसके संबंध में घोषणा कर सकता है। लेकिन शक्तियों के साथ ही इसका जो दूसरा समुच्चय है वो है शक्तियों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। धारा 180 में कुछ बातें बतलाई गई हैं, प्रतिबंध दिए गए हैं जिनमें कि निदेशकों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित जो बातें हैं उनमें निदेशक बोर्ड को शक्ति प्राप्त नहीं है। ये केवल तभी किया जा सकता है जबकि अंशधारकों ने, जो कंपनी के वास्तविक जो स्वामी हैं, उन अंशधारकों के द्वारा यदि इसके संबंध में अपना प्रस्ताव पारित किया गया है तभी निदेशकों के द्वारा इसके संबंध में कार्यवाही की जा सकती है और इस पर निर्णय लिया जा सकता है। पहली बात, कंपनी के संपूर्ण उपक्रम या उसके पर्याप्त भाग को बेचना या पट्टे पर देना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के जो वास्तविक मालिक हैं, अंशधारकों की सहमति होगी, अंशधारकों के प्रस्ताव के द्वारा अंशधारक जब इस पर सहमत होंगे तब जाकर के ही उस पर निदेशक अपना निर्णय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार कंपनी को पट्टे पर, लीज पर देने की भी बात जो कही गई है उसमें भी जो प्रस्ताव है वो अंशधारकों के प्रस्ताव पर ही उस तरह की कार्यवाही उनके द्वारा की जा सकेगी। कंपनी की संपत्ति को अर्जित होने पर मिलने वाले प्रतिकर को न्यास प्रतिभूतियों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित करने की शक्ति। कंपनी की संपत्तियों से जो पैसा अर्जित हुआ है उसको कहाँ नियोजित करें, इसके संबंध में भी जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, वो जो निर्णय है वो अंशधारकों के द्वारा लिया जाएगा,
तभी उस पर कोई निर्णय किया जा सकेगा। कंपनी की जो पेड अप समदत्त अंश पूंजी, खुली आरक्षियाँ, अंश प्रीमियम की सीमा से अधिक ऋण लेने की जो शक्ति है, उसमें ऐसे ऋण सम्मिलित नहीं होंगे जो कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कंपनी ने बैंक से लिए हैं। इसी प्रकार किसी निदेशक द्वारा कंपनी के प्रति ऋण का समय बढ़ाने की जो शक्ति है, वो भी अंशधारकों के प्रस्ताव पर ही जो है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि निदेशकों की स्थिति और निदेशकों की शक्ति क्या है, निदेशकों की शक्तियों से संबंधित कानूनी उपबंध क्या हैं और उन शक्तियों पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम निदेशक के अन्य जो पहलू हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।